नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 2 जिसका प्रकरण है जगत फंजाई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फंजाई यानी कवक। कवक जगत जिसमें जितने भी कवक हैं उन सभी को रखा गया है। उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके उदाहरण पढ़ेंगे और उनकी क्या विशेषता हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। परपोषी जीवों में फंजाई यानी कवक, इसका भी जीव जगत में विशेष स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है, यानी जिनका आकार है और उनके जो आवास हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं उनमें काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे हमने नम रोटी, सड़े हुए फलों, इनको देखा होगा और इनमें जो फफूंद नजर आती है वो फफूंद ही कवक कहलाती है। यानी फलों के सड़ने पर या रोटी जो नम हो जाती है काफ़ी समय रखने के बाद, तो उसमें जो स्मेल आती है, जो फफूंद जमा हो जाती है, वही कवक का उदाहरण है। सामान्य छत्रक जिसे मशरूम कहते हैं और कुकुरमुता, टोडस्टूल, ये भी फंजाई के उदाहरण है, यानी कवक के उदाहरण हैं। जो सामान्य छत्रक होती है जिसको हम खेतों में देखते हैं मशरूम के रूप में और खाने के रूप में भी इसको काम में लेते हैं, ये कवक का उदाहरण है। सरसों की जो पादप हैं उनकी पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे, ये परजीवी कवक के कारण होते हैं। जो सरसों का पादप होता है उसकी पत्तियों के ऊपर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, तो वो कवक की उपस्थिति को दर्शाते हैं और वो कवक हैं एल्बुगो। इसी प्रकार कुछ एककोशिकीय कवक या फंजाई जैसे यीस्ट, इसका उपयोग रोटी यानी डबल रोटी बनाने में और बियर बनाने में किया जाता है। यानी कुछ ऐसे आवश्यक उत्पाद हैं जो उपयोगी रूप से मनुष्य के लिए काम आते हैं, उनको बनाने में भी कवक का उपयोग किया जाता है। कुछ फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण भी होते हैं। कुछ ऐसे कवक होते हैं जिनकी वजह से कोई न कोई रोग फैल जाता है, जो पशुओं में हो सकता है, पौधों में हो सकता है और मनुष्य में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग, इसका कारण होता है पक्सिनिया, जो एक कवक है। और कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम, जिससे प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण होता है। तो पेनिसिलियम के बारे में आपने सुना भी होगा। पेनिसिलियम नोटेटम जो एक कवक है, उससे पेनिसिलिन नामक औषधि बनती है, जिस औषधि का और जैसे औषधि के बारे में खोज करने वाले वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसका प्रयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है और इसका जिससे बनाया जाता है उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। म्यूकर, ये सफ़ेद धब्बेनुमा संरचना के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये म्यूकर कवक हैं। एस्परजिलस संरचना चित्र से स्पष्ट है, ये एस्परजिलस एक कवक का उदाहरण है। एगेरिकस, जिसे हम मशरूम कहते हैं, ये हमें अपने आसपास के खेतों में नज़र आता है और बारिश के मौसम में इसका उत्पादन जो है वो अधिक होता है। फंजाई विश्वव्यापी और हवा, जल, मिट्टी, जंतु और पौधों में पाए जाने वाले या इनको आवास के रूप में प्रयुक्त करने वाले कवक हैं। यानी विश्वव्यापी है, हर जगह मिल जाएंगे, हर आवासों में पाए जाते हैं। ये गर्म नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। फिर है, क्या कारण है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं? ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि भोजन को हम खराब होने से
बचाने के लिए उसको, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं या कोई और भी खाद्य सामग्री जो बनाई जाती है, वो लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसको हमें संरक्षित या प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। उसके लिए यही एक रेफ्रिजरेटरी, एक घरेलू खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का माध्यम है। इसमें हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं, इसलिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। फंजाई तंतुमय यानी धागेनुमा संरचनानुमा होते हैं, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिकीय होता है इसका अपवाद है। यीस्ट में ये धागेनुमा या तंतुमय संरचना नहीं होती, तो ये अपवाद के रूप में रहता है। कवक लंबी पतली धागे की तरह की रचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। यानी कवकों में जो संरचना पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना है, तंतुनुमा संरचना है, उनको कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल यानी माइसीलियम कहा जाता है। कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि माइसीलियम क्या है। तो कवक तंतुओं से बनी हुई एक नेटनुमा संरचना कवक जाल या माइसीलियम कहलाती है। कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा रहता है। बहुकेंद्रिक यानी केंद्रक एक से अधिक संख्या में होते हैं जो कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं, जिन्हें सकोशिकी कवक तंतु भी कहते हैं। यानी जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक बिखरे हुए रहते हैं, और ऐसी नलिकाकार रचनाएं जो बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य वाली होती हैं उन्हें हम सकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टिए होते हैं। पट्टिए मतलब बीच में जैसे एक जगह पर काफ़ी सारे कक्ष बने होते हैं, तो कक्ष के अंदर एक कक्ष से दूसरे कक्ष के बीच में जो पट होता है, दीवार होती है, उसे पट कहते हैं। तो इसी प्रकार कवकों में भी पट पाए जाते हैं, तो इन्हें हम पट्टिए कहते हैं, यानी कवक तंतु पट्टिए होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं। कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि फंजाई यानी कवक जो है उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। अधिकांश फंजाई पर पोषित होते हैं, यानी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। वे मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। यानी जो मृत आधार होता है, कोई भी जीव जंतु हो सकता है या पेड़ पौधे हो सकते हैं, उनको आधार के रूप में उनसे चिपक कर उनसे कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। अतः इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं, यानी मरे हुए जीवों के ऊपर, चाहे पेड़ पौधे हो या जंतु हो, उनके ऊपर निर्भर रखकर भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे कवक मृत जीवी कहलाते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों और जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। सजीव पेड़ों पर या प्राणियों पर निर्भर रहने वाले कवक हैं वो परजीवी कवक कहलाते हैं। ये शैवाल और लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं, और ऐसे फंजाई सहजीवी कहलाते हैं। यानी पौधों के साथ, शैवालों के साथ या लाइकेन के साथ जुड़कर इस प्रकार संबंध बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, सहजीवन या सहजीवी संबंध। जैसे माइकोराइजा, जिसे हम कवक मूल भी कहते हैं, जिससे शैवाल को भी फ़ायदा होता है, बदले में इनको भी फ़ायदा होता है, और इस प्रकार का संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध या सहजीवन। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। ये जनन की विधियां हैं जो फंजाई में होती है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि फंजाई में जो जनन है, कायिक जनन, कौन कौन सी विधि से होता है। खंडन है, विखंडन है, मुकुलन है। इन विधियों के द्वारा ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अलैंगिक जनन बीजाणु, जिसे कॉनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की संरचनाएं पूछ ली जाती है कई बार। तो अलैंगिक जनन है वो कॉनिडिया नामक संरचना द्वारा या धानी बीजाणु द्वारा, या उसको चल बीजाणु भी कहते हैं, इसके द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। लैंगिक जनन जो कवकों में होता है वो होता है निषिक्तान, जिसे ऊस्पोरा कहते हैं, और एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। अगर लैंगिक जनन के बारे में पूछ लिया जाए
कि कवकों में लैंगिक जनन किस रचना के द्वारा होता है, तो निषिक्तांड, पुष्पोर, एस्कस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु, इनके द्वारा कवकों में लैंगिक जनन संपन्न होता है। फिर विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम फलनकाय कहते हैं। जो भी बीजाणु बनते हैं वो एक साथ बनी हुई संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं फलनकाय। लैंगिक चक्र में कुछ भाग होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, और इस क्रिया को प्लेज्मोगेमी कहते हैं। यानी दो चल बीजाणु हो सकते हैं, युग्मक हो सकते हैं या अचल युग्मक हो सकते हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य जो होते हैं उनका परस्पर जुड़ना, संलयन होना, इस क्रिया को बोलते हैं प्लेज्मोगेमी। इस क्रिया के द्वारा लैंगिक जनन संभव होता है। दूसरा है दो केंद्रकों का परस्पर जुड़ना, जिससे हम केंद्रक संलयन बोलते हैं। तो इसे ये भी एक लैंगिक जनन का एक चरण है जिसमें दो केंद्रक परस्पर जुड़कर संलयन करते हैं। तीसरा है युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। जाइगोट जो होता है उसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आकर जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। तो ये भी एक लैंगिक जनन का चौपान है। तो इस प्रकार ये 3 लैंगिक जनन के चक्र के सोपान हैं जिसके द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया होती है। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है, यानी 2 अगुणित कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर संलयन होता है तो जो कोशिका बनती है वो 2n यानी द्विगुणित कोशिका बनती है। यद्यपि अन्य फंजाई जिसे एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था बनती है n+n, अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं, यानी दोनों केंद्रक n+ यानी दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में उपस्थित हैं, और ऐसी संरचना कहलाती है युग्म केंद्र की अवस्था या केंद्रक युग्म कहलाती है। इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था भी कहते हैं। फंगस यानी कवक की द्विकेंद्रक अवस्था कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बिंदु है। पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुण हो जाती है। बाद में जो उनके पैतृक केंद्रक हैं, पेरेंटल न्यूक्लियस है, वो आपस में जुड़ जाते हैं और इससे कोशिका जो बनती है वो द्विगुणित यानी डिप्लॉयड अवस्था 2n अवस्था बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है, जैसा कि अपन ने बीजाणुओं के बारे में पढ़ा, एक के साथ एक बीजाणु जुड़ने से फलनकाय की रचना बनती है। तो फंजाई यानी कवक जो है फलनकाय बनाती है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है यानी अर्धशुद्ध विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। जब भी अर्धशुद्ध विभाजन होगा तो अगुणित युग्मक बनते हैं, अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल जिसे माइसिलियम कहते हैं, इसकी आकारिकी और बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि इस जो फंजाई जगत है इसको विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनाते हैं। यानी फंजाई जगत जो है वो अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो उसके लिए जो आधार है वो है कवक जाल की आकारिकी या बीजाणु बनने की जो विधि है या फलनकाय बनने की जो विधि है, उसके आधार पर इसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। पहला है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली, सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक हैं वो ऐसे आवासों में पाए जाते हैं जो सड़ी गली लकड़ी हो सकती है, नम भूमि हो सकती है, सीलन भरा स्थान हो सकता है जहाँ पर नमी ज़्यादा हो, या पौधों पर भी पाए जा सकते हैं, जलीय आवास भी हो सकते हैं। कवक जाल अपट्टीय होता है, इसमें पट नहीं पाए जाते, और बहुकेंद्रकीय यानी कवक के जो तंतु होते हैं उनमें केंद्रक एक से अधिक होते हैं। अलैंगिक जनन इनके अंदर चल बीजाणु या अचल बीजाणु द्वारा होता है। फाइकोमाइसिटीज में जो अलैंगिक जनन होता है वो चल या अचल बीजाणु द्वारा होता है, और ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय बनते हैं, अंदर की ओर बनते हैं। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। 2 युग्मक अगुणित युग्मक परस्पर मिलते हैं, इससे युग्माणुओं का निर्माण होता है।
इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी होती हैं। दोनों युग्मक एक जैसे हैं तो समयुग्मकता, और दोनों युग्मक एक जैसे नहीं हैं तो असमयुग्मकी या विषमयुग्मकी अवस्था कहलाती है। यानी दोनों युग्मकों का आकार एक जैसा है, दिखने में एक जैसे है तो समयुग्मता कहलाती है, और एक जैसे नहीं है तो असमयुग्मकी या विषमयुग्मकी अवस्था कहलाती है। इनके सामान्य उदाहरण के रूप में म्यूकर, जो अपने चित्र में देखा था, राइजोपस, जिसे रोटी का कवक भी कहते हैं, तथा एल्बुगो, सरसों पर परजीवी फंजाई के रूप में ये कवक जो होता है सरसों पर परजीवी के रूप में रहता है, और सरसों में पत्तियों में जो सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं इसी कवक की उपस्थिति के कारण दिखाई देते हैं। ये इसके फाइकोमाइसिटिस वर्ग के उदाहरण हैं। अगला है एस्कोमाइसिटिस, इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं, और विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटिस एक कोशिकीय यीस्ट जैसे सैक्रोमाइसिटिस, इसके अलावा ये बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन नामक औषधि बनती है, एंटीबायोटिक बनती है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समल रागी यानी पशु विष्ठा पर उगने वाले कवक होते हैं। मृतजीवी होते हैं, अपघटक पदार्थों का, जैविक पदार्थों का अपघटन करने वाले होते हैं, परजीवी दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले होते हैं, समल रागी यानी पशु विष्ठा के ऊपर उगने वाले कवक होते हैं। कवक जाल शाखित तथा पट्टीय होता है। इनका कवक जो होता है, कवक तंतु होते हैं, वो जाल शाखित यानी जाल होता है, शाखाओं के रूप में बना होता है, और पट्टीय यानी बीच में पट पाए जाते हैं। कवक की संरचना में, कवक तंतुओं में पट पाए जाते हैं। अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कॉनिडियम धर कहते हैं, इस पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कॉनिडिया जो गोल संरचना के रूप में होते हैं, और ये इनके जनन क्रिया में भाग लेने वाली संरचना है। ये जिसके ऊपर बनते हैं वो एक के ऊपर एक बनते रहते हैं। इससे जिस आधार के ऊपर बढ़ेंगे उसे कॉनिडियम धर कहते हैं। ये विशेष प्रकार का कवक जाल ही होता है, और बहिर्जात मतलब बाहर की तरफ बनते हैं। कॉनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। कॉनिडिया जब अंकुरित होते हैं तो उसमें माइसिलियम बनता है, कवक जाल बनता है। लैंगिक बीजाणु जो इसका है वो है एस्कस बीजाणु, जिसके द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से बनते हैं। जो एस्कस बीजाणु बनते हैं वो तो बनते हैं अंदर की तरफ, अंतर्जातीय, लेकिन जो कॉनिडिया बनते हैं वो बहिर्जातीय यानी बाहर की तरफ बनते हैं। तो ये बीजाणु यानी जो एस्कस बीजाणु हैं वो थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से बनते हैं। ये एसआई एक वचन में एस्कस कहते हैं। विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं, जिन्हें हम एसोकार कहते हैं। जो ये एसआई बीजाणु हैं जो जिस फलनकाय में लगी रहती हैं उन्हें बोलते हैं एसोकार। और एग्जाम्पल इनके एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत रूप से किया जाता है, यानी बहुतायत से किया जाता है। यानी न्यूरोस्पोरा पर कई प्रकार के जैव रासायनिक प्रयोग भी किए गए हैं, आनुवंशिक प्रयोग भी किए गए हैं। तो इनका वो एक चर्चित ये कवक हैं। इसी कारण ये पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। जिस प्रकार ड्रोसोफिला जो कि फल मक्खी है, मेलानोगास्टर, उसके ऊपर काफ़ी आनुवंशिक प्रयोग किए गए हैं, तो इसी प्रकार न्यूरोस्पोरा जो कवक है इस पर भी काफ़ी आनुवंशिक प्रयोग, जैव रासायनिक प्रयोग किए गए हैं। तो ये ड्रोसोफिला की तरह प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मोरिल और टफल खाने योग्य कवक होते हैं और इन्हें सुस्वाद भोजन समझा जाता है। तो ये भी इसकी विशेषता है। अगला है बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस के ज्ञात सामान्य प्रकार जो हैं वो मशरूम, ब्रैक्ट फंजाई, पफ बॉल। ये मिट्टी में लट्ठे, वृक्षों के ठूंठ यानी वृक्ष के जो कटे हुए भाग बड़े होते हैं या बिखरे हुए भाग होते हैं उनके ऊपर सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में भी उगते हैं, जैसे किट तथा कंड यानी स्मट, ये रोग के कारक के रूप में कार्य करते हैं। और कवक जाल इनका शाखित होता है, पट्टीय होता है। कवक जाल शाखाओं बटा हुआ तंतु आपस में नेट बना लेते हैं, और पट्टीय यानी कवकों के जो तंतु हैं उनके बीच में पट पाए जाते हैं, इसलिए पट्टीय कहलाता है।
इसमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं पाए जाते, लेकिन कायिक जनन जो होता है वो खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य होता है। यानी कायिक जनन जो होता है वो खंडन के द्वारा, यानी जो इनके कवक तंतु है उनमें खंडन क्रिया द्वारा और नए तंतु बनते हैं, नए कवकों का निर्माण होता है। इनमें लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इनमें प्लेज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायी कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। यानी लैंगिक अंग इसमें नहीं होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी यानी दो कोशिकाओं के जीव द्रव्य परस्पर जुड़ते हैं, कोशिका द्रव्य परस्पर जुड़ते हैं, जिससे और ये संलयन होकर रचना बनती है, जिससे हम नया कवक जो लैंगिक जनन के द्वारा बनता है, और इस विधि को प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। ये इसमें पाई जाती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिसमें अंततः बेसिडियम बनते हैं। द्विकेंद्र की दो कोशिकाओं में एक ही केंद्रक मिलने से द्विकेंद्र की रचना बनती है। बेसिडियम में केंद्रक संलयन जिसे कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में आपस में केंद्रक मिलेंगे तो उसको कैरियोगेमी कहते हैं, और मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पहले 2 फिर 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम बीजाणु जो बनते हैं वो बेसिडियम रचना के ऊपर बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं या बनते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, यानी एक के ऊपर एक लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं एगिरकस, मशरूम, ऑस्ट्रिलेगो जिसे कंड कहते हैं, तथा पक्षिनिया जो किट फंगस यानी किट रोग फैलाने वाला जो रोग कारक है, ये इसके उदाहरण हैं। फिर है ड्यूटेरोमाइसिटिस। इस वर्ग में प्राय अपूर्ण कवक आते हैं, यानी इस वर्ग के कवकों को अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, या खोज होनी अभी बाकी है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाएगी तब इसे उचित वर्ग में रख दिया जाएगा। इसलिए इसको ड्यूटेरोमाइसिटिस जो वर्ग हैं कवकों का, इसे अपूर्ण कवक या अपूर्ण कवक वर्ग भी कहा जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक और कायिक प्रवस्थाओं को एक ही नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटिस में रख दिया गया हो। ये भी संभावना व्यक्त की है, लेकिन इसके बारे में अभी पूर्ण जानकारी वैज्ञानिकों ने प्राप्त नहीं की है। और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में रखा हो, वैज्ञानिकों ने ऐसा भी कहा है कि हो सकता है लैंगिक प्रवस्था किसी दूसरे वर्ग में रख दी हो, लेकिन अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। बाद में जब उनके अनुबंधों यानी कड़ी का पता लगा और फंजाई को उचित स्थान या फंजाई के लिए उचित स्थान की पहचान हो गई, तब इन्हें ड्यूटेरोमाइसिटिस से निकाल दिया गया। ऐसी भी संभावना और जताई गई है कि हो सकता है कि बाद में इनकी जो लैंगिक प्रवस्था थी उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद उसको ड्यूटेरोमाइसिटिस वर्ग से निकाल लिया गया हो, लेकिन अभी तक इसको अपूर्ण कवक भी कहा जाता है या अपूर्ण कवक वर्ग भी कहा जाता है। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटिस के सदस्यों की उचित यानी लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में सम्मिलित कर लेंगे या सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस के जो कवक हैं वो अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा ही जनन क्रिया यानी कोनिडिया के द्वारा ही जनन क्रिया संपन्न करते हैं। इसके कवक जाल पट्टीय अथवा शाखित होते हैं। पट्टीय बीच में पट पाए जाते हैं, शाखाएं पाई जाती हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन इनके अधिकांश सदस्य अवशिष्ट के अपघटक होते हैं, यानी जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका अपघटन करते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं और वापस उनसे जो ऐसे तत्व जो खनिजों के रूप में होते हैं वापस चक्रण उनकी भूमि में चक्रण के और क्रिया द्वारा उनको मिला दिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा।
अल्टरनेरिया है, कोलेडोट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा है। ये इसके कुछ उदाहरण हैं जो इस ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्ग में आते हैं। और अब है इस प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे पहला है, गेहूं में कीट रोग का कारण बताइए, यानी गेहूं में जो कीट रोग होता है उसका क्या कारण है। दूसरा है, माइसिलियम क्या है, जो कवक जाल के बारे में पढ़ा था उसके बारे में आपको बताना है। प्लेज्मोगेमी किसे कहते हैं, परिभाषा बतानी है। कॉर्निडिया क्या है, यानी कॉर्निडिया किस रचना का नाम है और क्या इसका महत्व है। अपूर्ण कवक किसे कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा है ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्ग जो कवकों का है और क्यों कहा जाता है ये भी हमने पढ़ा है, तो उसके बारे में आपको बताना है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।